गुड मॉर्निंग। तो हम लोग रिएक्शन के रेट पर रिएक्टेंट के संघनन के प्रभाव को देख रहे हैं कि संघनन का क्या प्रभाव पड़ता है। उसी संघनन की बात करने हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए क्या लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कहते हैं अभिकारक का संघनन। तो अभिकारक का संघनन देखिए होता क्या है। अभिकारक का संघनन जितना ही अधिक होता, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक। संघनन आप कहिए या मात्रा कहिए, तो संघनन जब अधिक होगा तो वेग अधिक होगा। तो संघनन पर निर्भर करता है। और ये कैसे प्रभावित होता है, तो एक नियम से संबंधित है जिसको पिंड कार्य का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इससे हम लोग सही से प्राप्त करेंगे। तो लिखिए किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के संघनन या मात्रा के बढ़ने से बढ़ता है। अभिकारक के संघनन या मात्रा के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट, अभिक्रिया के वेग पर अभिकारक के संघनन के प्रभाव को लॉ ऑफ मास एक्शन से ज्ञात करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से ज्ञात करते हैं। अर्थात देखिए अब हम लोग को पढ़ना पड़ जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हेडिंग दे दीजिएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन, तो देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन ये आपसे पूछा भी जा चुका है 2 नंबर। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं पिंड कार्य का नियम। लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया पिंड कार्य का नियम। अब देखिए ये पिंड कार्य का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन को देखते हैं, पिंड कार्य का नियम। तो जानिए यह नियम देने वाले 2 साहब था, एक था गुलबर्ग और दूसरा था बागे। तो गुलबर्ग और बागे ने दिया था। और इस नियम में देखो कहा गया, जैसे देखिए ये A+B प्रोडक्ट है, तो कहा रेट ऑफ रिएक्शन जो वो समानुपाती होगा अभिकारक के स्वक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के। तो क्या कहा इस नियम में, किसी भी अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक की स्वक्रिय द्रव्यमान की गुणनफल की समानुपाती होता है। तो यही देखिए है लॉ ऑफ मास एक्शन, पिंड कार्य का नियम। तो लिखिए यह नियम गुलबर्ग एवं वागे के द्वारा
दिया गया था। तो यह नियम गुलबर्ग और बागे के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट लिखिए, इस नियम के अनुसार। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार होता अभिक्रिया का वेग या दर, अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक के स्वक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल। अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक के स्वक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। तो देखिए यही है आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, पिंड कार्य का नियम यही है। तो अब देखिए किसी रिएक्शन के लिए लगाते हैं, तो नीचे लिखो माना कि एक अभिक्रिया निम्न है। तो देखो एक अभिक्रिया निम्न है, तो A प्लस B मान लो बना दिया प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार। तो देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार। तो देखिए इसके अनुसार क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार बताइए, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो ये समानुपाती हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग R कहते हैं, ये समानुपाती हो अभिकारक के स्वक्रिय द्रव्यमान गुणनफल। देखो ये हो जाएगा। और आप जानते हैं जब समानुपाती को हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट ले लेते हैं। तो R बराबर कहेंगे K एक्टिव मास A एक्टिव मास B। देखिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह से लिखें, जैसे अब देखो अगर ये हो जाए AA प्लस BB ये प्रोडक्ट, तो अगर ये होगा तो यहाँ देखिए जब हम लोग रेट बराबर लिखेंगे तो रेट बराबर होगा K एक्टिव मास A और ये कोफिशिएंट को पावर हम लोग दे देते हैं, एक्टिव मास ऑफ B यहाँ पावर B हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कोई भी होगा तो किसी भी रिएक्शन के लिए ये लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन की सहायता से इक्वेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब कोई भी है, जैसे देखिए N2 प्लस 3H2 मान लो यही है, तो कहते हैं 2NH3। तो देखो क्या लिखेंगे, रेट बराबर K एक्टिव मास ऑफ N2 और एक्टिव मास ऑफ H2। देखिए कोफिशिएंट है ये इस तरह से पावर हो जाए, तो कोफिशिएंट है पावर हो जाए। इसी तरह देखो 2SO2 प्लस O2 हो गया 2SO3 और ये 2SO3 हो गया। तो देखो रेट बराबर लिखेंगे K, ये देखिए SO2 और ये O2। तो इस तरह से देखिए आप रेट पता कर सकते हैं, रेट जान सकते हैं। तो रेट का इक्वेशन हम लोग लिखें, लेकिन इसमें देखिए एक चीज है K। तो लिखिएगा उपरोक्त इक्वेशन में
उपस्थित के एक कांस्टेंट है जिसे रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक। उपरोक्त इक्वेशन में उपस्थित के एक कांस्टेंट है जिसे रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। के का मान ताप पर निर्भर करता है। तो ये हाईलाइटेड बात है कि के का मान निर्भर करता है जी किस पर, तो ये ऑब्जेक्टिव आपसे पूछते रहता है कि वेग स्थिरांक या रेट कांस्टेंट का मान किस पर निर्भर करता है। तो आंसर हम लोग को मिला ताप पर निर्भर करता है। इस तरह से रेट कांस्टेंट का मान जो है वो ताप पर निर्भर करता है। तो ये था हम लोग का कंसंट्रेशन। 3 और 4 लिखिएगा कैटालिस्ट। उत्प्रेरक। देखो ये कैटालिस्ट के बारे में अब देखते हैं, उत्प्रेरक के बारे में देखते हैं। अब देखिए उत्प्रेरक कैसा प्रभाव डालता है, इसको जानना हो तो 3 टर्म हम लोग को जानना पड़ता है। तो लिखिएगा एक अभिक्रिया के वेग पर उत्प्रेरक के प्रभाव को जानने के लिए हम लोगों को निम्न टर्म को जानना पड़ता है। तो आइए कुछ टर्म हम चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या टर्म, जैसे देखिए होता क्या, मान लीजिए किसी पदार्थ को आप जानते होंगे सजीव हो या निर्जीव सबको ऊर्जा की एक मात्रा, लेकिन संयोग की बात है उस ऊर्जा पर वह रिएक्शन नहीं करता। तो मान लीजिए पदार्थ है जिसके पास 30 जूल एनर्जी, इस पर यह रिएक्शन नहीं करेगा। तो मान लीजिए जब इसका ऊर्जा 45 जूल हो जाता है तब ये रिएक्शन करना शुरू कर देता है। तो शुरू कितना पर होगा, 45 जूल पर शुरू होगा, लेकिन है कितना 30 है। तब बोलिए रिएक्शन जब शुरू करना चाहते हैं तो आपको बाहर से 15 जूल देना पड़ेगा, और 15 जूल आप देंगे तब ये 30 ये 15 मिल के 45 हो जाएगा और तब रिएक्शन शुरू हो जाएगा। तो देखिए इस ऊर्जा को हम लोग अभिक्रिया की संचित ऊर्जा, और जिस ऊर्जा के न्यूनतम मान पर अभिक्रिया शुरू होता है उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। जिस ऊर्जा के न्यूनतम मान पर अभिक्रिया शुरू होता है उसको थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। और किसी भी अभिकारक के ऊर्जा को थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर करने के लिए बाहर से जो ऊर्जा देते हैं उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तब तो देखिए स्पष्ट लग रहा है, इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, पदार्थ की ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा दोनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर हो जाएगा। मतलब इस दोनों से थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो अधिक होगा। तो इसी तरह से देखिए 3 टर्म हुआ, सक्रियण ऊर्जा जितना पुंगने के बाद वो सक्रिय हो जाए, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये सिस्टम की ऊर्जा। ये 3 टर्म हम लोग को है
इसमें पढ़ना, जो कि आपसे पूछते भी रहता है। तो चलो नंबर ए में लिखो अभिकारक, अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा। यह ऊर्जा अभिकारक में संचित रहता है। यह ऊर्जा अभिकारक में संचित रहता है। नंबर बी लिखो देहली, देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा कहते थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, देहली ऊर्जा। तो किसी भी अभिकारक का वह, किसी भी अभिकारक का वह न्यूनतम ऊर्जा, ऊर्जा जिस पर वह अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, देहली ऊर्जा कहलाता है। तो इसी को देखिए कह दिए देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो एनर्जी का वह न्यूनतम मान होगा जिस पर वह रिएक्शन करना प्रारंभ कर देगा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू कह देते हैं। तो यही है थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, किसी भी अभिकारक का वह न्यूनतम ऊर्जा जिस पर वह अभिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, देहली ऊर्जा कहलाता है। देहली ऊर्जा कहता। सी लिखो स्वक्रियन ऊर्जा, स्वक्रियन ऊर्जा एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्वक्रियन ऊर्जा कहते एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये अब अभी बताएं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू के बराबर करना, तो बाहर से जो ऊर्जा देना पड़ेगा उसी को कहते हैं। तो इसको निरूपित करते हैं ई ए के द्वारा। ई के फुट पर छोटी ए दे देते हैं, यही होता है एक्टिवेशन एनर्जी, स्वक्रियन ऊर्जा। तो लिखिए किसी भी अभिकारक के ऊर्जा को, किसी भी अभिकारक के ऊर्जा को देहली ऊर्जा के बराबर करने के लिए बाहर से जो न्यूनतम ऊर्जा देना पड़ता है उसे ही स्वक्रियन ऊर्जा कहते हैं। तो इसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, स्वक्रियन ऊर्जा कहते हैं। इतनी ऊर्जा पाने के बाद वो क्रियाशील हो जाता है। तो अगर स्वक्रियन ऊर्जा के बराबर ऊर्जा दे दीजिए तो वो क्या होगा, रिएक्टिव हो जाएगा, क्रिया करने लगेगा। अब देखो मान लो ए बी सी डी 4 पदार्थ, इसका स्वक्रियन ऊर्जा 5 जूल है, इसका 15 जूल है, इसका 50 जूल है, इसका 100 जूल है। अब सोचिए
कि इसको जब ऊर्जा आप देंगे तो सक्रियन ऊर्जा 5 जूल है। मतलब इसको जब आप ऊर्जा देंगे ये शुरू होने में 5 जूल ही खर्च करेगा और 5 जूल खर्च करके ये क्रियाशील हो जाए। तो अगर मान लीजिए सबको आप 100 जूल ऊर्जा 50 जूल ऊर्जा दे दीजिए तो देखिए यहाँ 100 जूल चाहिए, यहाँ अभी क्रिया आपका शुरू भी नहीं होगा। यहाँ देखो क्या होगा, थोड़ा सा शुरू होगा क्योंकि 50 जूल लेके शुरू हो जाता है तो थोड़ा शुरू होगा। लेकिन यहाँ देखिए 15 जूल शुरू करेगा, 35 जूल जो बच जाएगा उसके कारण इसका वेग बढ़ जाएगा। और यहाँ देखिए 5 जूल ही खत्म होगा, 45 जूल के कारण वेग बढ़ जाएगा। इसीलिए देखिए क्या है, जिसका स्वक्रियन ऊर्जा कम है वो अधिक क्रियाशील होगा। मतलब वह पदार्थ अधिक क्रियाशील होगा जिसका स्वक्रियन ऊर्जा कम होगा। अर्थात आप चाहते हैं यदि वेग बढ़े तो स्वक्रियन ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। स्वक्रियन ऊर्जा जैसे कम होगा वेग स्वतः बढ़ जाएगा। तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए हम लोग शर्त सीख गए कि स्वक्रियन ऊर्जा को कम कीजिए। जैसे भी कम करना है तो स्वक्रियन ऊर्जा जैसे कम होगा तो वेग स्वतः बढ़ जाएगा। तो लिखिएगा, जिस पदार्थ का स्वक्रियन ऊर्जा जितना कम होता है वह पदार्थ उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। तो जिस पदार्थ का स्वक्रियन ऊर्जा जितना कम होता वह पदार्थ उतना ही अधिक क्रियाशील होता है। तो स्पष्ट है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए स्वक्रियन ऊर्जा को कम करना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए स्वक्रियन ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अब देखिए स्वक्रियन ऊर्जा कम करेंगे तो वेग बढ़ जाएगा। अब जानिए ये कम अधिक करता कौन है, तो उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक में जाइएगा, एक उत्प्रेरक पॉजिटिव उत्प्रेरक। तो पॉजिटिव उत्प्रेरक स्वक्रियन ऊर्जा को कम करता है और स्वक्रियन ऊर्जा को जैसे कम करेगा वेग बढ़ जाएगा। तो लिखिएगा चूंकि पॉजिटिव कैटालिस्ट स्वक्रियन ऊर्जा को कम करता है, अतः यह वेग को बढ़ाता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट स्वक्रियन ऊर्जा को कम करता है, अतः यह वेग को बढ़ाता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट आप जानते हैं उसे कहते हैं जो वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। अब देखिए निगेटिव, नेक्स्ट लिखो, चूंकि निगेटिव कैटालिस्ट स्वक्रियन ऊर्जा को बढ़ाता, अतः इसके उपस्थिति में
अभिक्रिया का वेग घट जाता है। तो अभिक्रिया का वेग अगर पॉजिटिव कैटालिस्ट रहे तो स्वक्रियन ऊर्जा को घटा देगा, स्वक्रियन ऊर्जा को घटा देगा, वेग बढ़ जाएगा। तो देखो क्या सीखे हम लोग, पॉजिटिव कैटालिस्ट वेग को बढ़ाता है, वेग बढ़ाता है, ये के मान को कम करता है। तो स्वक्रियन ऊर्जा के मान को कम करता है, इसीलिए वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन निगेटिव कैटालिस्ट, अब निगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, ये वेग घटाता है। और वेग घटाता है क्यों, तो ये के मान को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये के मान को बढ़ाता है, और जैसे ये का मान बढ़ेगा वेग स्वतः घट जाएगा। तो इस तरह से देखिए उत्प्रेरक का प्रभाव होता है। पॉजिटिव कैटालिस्ट वेग को बढ़ाता है लेकिन स्वक्रियन ऊर्जा को घटाता है, लेकिन निगेटिव कैटालिस्ट वेग को घटाता है लेकिन स्वक्रियन ऊर्जा को क्या करता है, बढ़ाता है। तो स्पष्ट हुआ कि कैटालिस्ट जो होते हैं वेग को बढ़ाता भी है, वेग को घटाता है। लेकिन प्रायः जो ये क्या कहते हैं, स्वक्रियन ऊर्जा, तो देखिए ये जो स्वक्रियन ऊर्जा है, ये स्वक्रियन ऊर्जा अधिक है तो रिएक्शन होना कठिन होता है। इसीलिए ये स्वक्रियन ऊर्जा अभिक्रिया के लिए बैरियर की ऊंचाई के जैसा काम करता है। अधिक ऊंचा है तो पार लगना थोड़ा कठिन है, इसीलिए कहते हैं ये स्वक्रियन ऊर्जा अभिक्रिया के लिए रुकावट पैदा करता है। तो नेक्स्ट लिखिए, स्वक्रियन ऊर्जा अभिक्रिया के वेग के लिए, अभिक्रिया के वेग के लिए रुकावट पैदा करता है। अतः यह अभिक्रिया के लिए बैरियर की ऊंचाई, बैरियर की ऊंचाई के जैसा कार्य करता है। ये जो स्वक्रियन ऊर्जा है ये बैरियर की ऊंचाई के जैसा कार्य करता है। अगर स्वक्रियन ऊर्जा का मान अधिक है तो समझिए बैरियर की ऊंचाई अधिक है। जैसे देखते हैं ये है, अब मान लीजिए इस तरह से आपका है और इस तरह से, तो देखिए ये बता रहा है स्वक्रियन ऊर्जा का मान कम है, और कम है तो देखिए आसानी से आप पार कर जाते हैं। यहाँ स्वक्रियन ऊर्जा का मान थोड़ा बढ़ गया तो थोड़ा आपको दिक्कत हो, और यहाँ देखिए और बढ़ गया तो क्रॉस करना मुश्किल हो जाता। तो इस तरह से देखिए बैरियर की ऊंचाई, यहाँ स्वक्रियन ऊर्जा का मान ये जो है ये का मान ये कम है, और यहाँ थोड़ा सा अधिक है, और यहाँ सबसे अधिक है। तो ये का मान बढ़ रहा, मतलब स्वक्रियन ऊर्जा का मान बढ़ रहा, तो वेग क्या होगा, घटे। यहाँ वेग सबसे अधिक होगा, उससे यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा। तो इस तरह से देखिए स्वक्रियन ऊर्जा की बात होगी, ये स्वक्रियन ऊर्जा की बात हो गई। अब चलिए देखते हैं, हम लोग अभी देखे थे कि ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है सबसे अधिक होता है। तो देखिए हम लोग देखे थे कि ये जो थ्रेशोल्ड देहली
देहली ऊर्जा जो होता है, पढ़े थे ये देहली ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होता है। तो देहली ऊर्जा क्या होता है, स्वकिरण ऊर्जा प्लस अभिकारक की ऊर्जा। तो स्वकिरण ऊर्जा प्लस अभिकारक की ऊर्जा, ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, थ्रेशोल्ड वैल्यू बराबर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी प्लस अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की ऊर्जा। तो देखो ये संबंध आ गया तीनों में। तो अब देखिए थ्रेशोल्ड वैल्यू जो पीछे भी हम उदाहरण बताए, इस दोनों के योग के बराबर, ये दोनों जुड़ेगा तब इसके बराबर होगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो स्वकिरण ऊर्जा से अधिक होता है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू कम स्वकिरण ऊर्जा से क्या होता है, ये अधिक होता है। तो इस तरह से देखिए हम लोग कैटालिस्ट के प्रभाव को देख लिए, कैटालिस्ट के प्रभाव को देख ली, इफेक्ट ऑफ उत्प्रेरक। अब चलिए टेम्परेचर के प्रभाव को देखते हैं, कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो चलो नंबर 5 लिखे, नंबर 5 लिखें और 5 लिखे टेम्परेचर। टेम्परेचर जानते आप ताप होता है, तो टेम्परेचर कहते हैं ताप होता है। तो देखिए ताप प्रायः ताप जब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और ऐसा देखा गया है कि 10 डिग्री से या 10 केल्विन से जब ताप को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। और ताप का प्रभाव जो दिखाते हैं हम लोग एक इक्वेशन से, जिसको आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। तो लिखिएगा ताप के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप के बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। लिखिए जब अभिक्रिया के ताप को 10 डिग्री सी या 10 केल्विन से बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। तो जब 10 डिग्री सी या 10 केल्विन से अभिक्रिया के ताप को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग लगभग क्या होता है जी, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। तो फिर कहते हैं अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को आर्हेनियस इक्वेशन से दर्शाया जाता है। यह इक्वेशन निम्न। तो चलिए कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन निम्न है। तब देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन की बात करते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन निम्न है। अब देखो ये इक्वेशन है k बराबर a e⁻⁻ EA/R। देखिए यही है आर्हेनियस इक्वेशन। पूछा भी जाता आपसे निम्न में से कौन सही आर्हेनियस इक्वेशन है। तो आर्हेनियस इक्वेशन हो गया k बराबर a e⁻⁻
EA/RT। तो यह है आरहेनियस इक्वेशन। तो K बराबर A e टू दी पावर माइनस EA/RT। नीचे लिखिएगा जहां K बराबर, तो K बराबर, तो K तो आप जानते हैं वेग अस्थिरांक, ये वेग अस्थिरांक है। T जानते हैं एब्सोल्यूट या केल्विन ताप, एब्सोल्यूट या केल्विन ताप। R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसके एक मान याद रख 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो ये R का मान हो गया। ये तो जानते हैं 100 किरियन ऊर्जा E। तो अब E है आपका, E कहते हैं एक्सपोनेंशियल, जिसका वैल्यू होता है 2.71 E हो गया। अब देखिए ये E के पहले का गुणक है, और पहले का एक अंग्रेजी तक प्री, और गुणक का तो फैक्टर, इसीलिए A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो क्या है A है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर या कहते पूर्व घातांकी गुणांक। तो पूर्व घातांकी गुणांक, तो ये क्या क्या है हम लोग सबको डिटेल से देख ली। तो ये आरहेनियस इक्वेशन की बात है। तो आरहेनियस इक्वेशन, अब देखिए इसको हम लोग विस्तार करें इस आरहेनियस इक्वेशन का। तो नीचे लिखिए आरहेनियस इक्वेशन का विस्तार। अब आइए आरहेनियस इक्वेशन को हम लोग विस्तार करते हैं। तो आरहेनियस इक्वेशन का विस्तार रूप, तो देखिए क्या विस्तार रूप है इस इक्वेशन का। तो पहले लिखिए आरहेनियस इक्वेशन निम्न है। तो आरहेनियस इक्वेशन निम्न है क्या, K बराबर A e टू दी पावर माइनस EA/RT, इसको एक मान लीजिए। ये आरहेनियस इक्वेशन। अब देखिए इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं, इसको इधर देखिए लाइएगा तो हो जाएगा K/A, क्या हो जाएगा K/A e टू दी पावर माइनस EA/RT। देखिए ये हो जाए। अब देखिए इधर से जब एक्सपोनेंशियल को हटाते हैं इधर लॉग बेसी हो जाता है, मैथमेटिक्स का रूल है। इधर से हटाइए तो देखिए इधर हो जाएगा आपका लॉग बेसी K/A बराबर हो गया माइनस EA/RT। अब देखो आप जानते होंगे log m/n होता है log m माइनस n। क्या होता है log m/n, log m माइनस n। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं log बेसी K माइनस log बेसी A बराबर माइनस EA/RT। अब देखिए इधर ये माइनस है उधर प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे log बेसी K बराबर, ये इधर आ गया
लॉग बेस ई ए माइनस ई ए बाय आर टी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं, लॉग बेस ई के बराबर लॉग बेस ई ए माइनस ई ए बाय आर टी। अब देखिए लॉग बेस ई का मान हम लोग पुट कर देते हैं। तो जानो एक लॉग बेस ई होता 2.303, ये लॉग बेस 10 होता है, ये रिलेशन है। ये लॉग बेस ई जो होता है ये होता है 2.303 लॉग बेस 10। चूंकि हम लोग के पास लॉग टेबल जो है वो लॉग बेस 10 पर आधारित है, तो 10 पे आधारित है, इसीलिए इसको हम लोग लॉग बेस ई का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए लॉग बेस ई का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। तो देखो क्या हो जाएगा कि 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर 2.303 लॉग बेस 10 ए माइनस क्या हो जाएगा ई ए बटे आर टी हो। अब देखिए इतना हो गया और इतना हो गया हम लोग का। अब देखिए क्या करना है, अब इस साइड से उस साइड 2.303 से भाग दे देते हैं। तो देखिए 2.303 से भाग देने पर तो 2.303 से भाग दे देते हैं। तो देखो यहाँ भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 के, और यहाँ भी देखिए कट जाएगा तो क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए बटे यहाँ 2.303 आर टी। देखिए ये हो जाए और ये हो जाएगा। तो देखिए ये 10 लिखना कोई जरूरी नहीं होता, 10 नहीं लिखते, इससे स्पष्ट होता है। तो देखो हम लोग कह सकते हो लॉग के बराबर ये लॉग ए माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी। तो यही देखिए हम लोग का दूसरा इक्वेशन हो जिस पे सवाल हम लोग का बनता है। तो लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी। तो ये आपके दूसरा इक्वेशन हो गया जिस पर हम लोग का सवाल बनेगा। तो अब देखिए आपको हम पीछे बताए थे कि के का वैल्यू जो होता है टेम्परेचर पे निर्भर करता है। टेम्परेचर यदि चेंज कर देंगे तो के का मान चेंज कर देंगे। तो देखिए मान लेते हैं यदि टेम्परेचर को बदल के T1 एंड T2 कर देते हैं तो के देखिए बदल के K1 एंड K2 हो जाए। तो टेम्परेचर T1 T2 हो गया तो K1 K2 हो जाएगा। तब देखिए यहाँ T1 कीजिएगा यहाँ K1 हो जाएगा, या T2 कीजिएगा यहाँ K2 हो जाएगा। तो देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो log K1 बराबर क्या जी log A माइनस ई ए बाय 2.303 आर T1। तो इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका। तो तीसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए फिर लिखेंगे क्या log K2 बराबर log A माइनस ई ए बटे 2.303 आर T2। ये चौथा मान लीजिए। तो इस तरह से देखिए हम लोग का इक्वेशन बन गया है। अब क्या करते हैं जी, हम लोग 4 में से 3 को सब्सट्रैक्ट कर देते, घटा देते, 4 माइनस 3 कर देते। तो देखो तो 4 माइनस 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा log 4 log K2 बराबर देखिए log A माइनस ई ए बटे 2.303 आर T2। देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस
लॉग ए और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ये बटे 2.303 R1 हो जाएगा। इसमें देखिए ये लॉग ए क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इस लॉग ए को आप कैंसिल कर लीजिए और इसको कैंसिल कर लीजिए तो log K2 यहाँ होगा log K2 माइनस log K1। तो चूंकि 4 में से 3 ने घटाए तो 4 वो log K2 माइनस क्या log K1। तो log K2 माइनस log K1 देखिए ये इतना हो गया और इतना हो गया। तो अब देखिए हम लोग log K2 माइनस log K1 इसको लिख सकते हैं log K2 बाय K1। ये हो गया log K2 बाय K1। ये कट गया वो देखो प्लस वाले को पहले ले लेते हैं ये बटे 2.303 R1 ये माइनस वाला उधर ले लेते हैं ये बाय 2.303 R2। अब देखिए इसमें से हम कॉमन लिख सकते हैं ये बटे 2.303 R कॉमन ले लेंगे तो कॉमन ले लेंगे तो देखो क्या log K2 बटे K1 log K2 बटे K1 बराबर हो गया ये बटे 2.303 R ये कॉमन हो गया log K2 बटे K1 बराबर ये बटे 2.303 R बच क्या गया जी 1/T1 माइनस 1/T2। तो इस तरह से देखिए ये लास्ट इक्वेशन आ गया हमारा ये इक्वेशन नंबर हो गया 5। तो इस तरह से देखिए आर्हेनियस इक्वेशन का विस्तार रूप है आपका ये डिटेल हम लोग कर दिए हैं आर्हेनियस इक्वेशन। इसमें देखिए मेन जो सवाल आपको पूछा जाता है सवाल के लिए 3 इक्वेशन आपको याद करना है तो 4 न्यूमेरिकल्स तो न्यूमेरिकल्स के लिए 4 न्यूमेरिकल्स के लिए तो देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है आपको न्यूमेरिकल के लिए एक तो इक्वेशन ये याद रखना k बराबर a e टू दी पावर माइनस EA बाय RT। एक इस पे सवाल आपको है ये बनेगा k बराबर a e टू दी पावर माइनस EA बाय RT और दूसरा आपको है log k बराबर log a माइनस EA बाय 2.303 RT। तो दूसरा इस पे बनेगा आपका दूसरा इस पे सवाल आपको पूछता है और तीसरा कहेंगे हम लोग log K2 बाय K1 बराबर EA बाय 2.303 R1/T1 माइनस 1/T2। तो ये 3 इक्वेशन पे आपको सवाल आर्हेनियस इक्वेशन पे रहता है ये 3 देखेंगे तो सवाल आप बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स ये बनाना है इस पे तो ये सब न्यूमेरिकल्स बनेगा देखिए ये सब हिसाब बना सकते हैं आप 115 पेज पे मिलेगा 4.10 4.11 117 पेज पे बनाना है 4.7 4.8 और 121 पेज पर बनाना है 4.23
4.26, 4.28 और 4.30। तो इतना सवाल आपके आर्हेनियस इक्वेशन पे बनेगा। तो ये सब सवाल बना लीजिएगा तो हो जाएगा आपको आर्हेनियस इक्वेशन पर आधारित सवाल। तो ये है आर्हेनियस इक्वेशन पे आधारित सवाल, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो जो इक्वेशन हम दिए उसी का यूज करना है, प्रयास करना है, देखना है बनता है कि नहीं बनता है। तो आगे हम लोग देखेंगे। एक मेन पॉइंट दे दीजिए, लिखिए मोलेकुलरिटी। मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, यहीं से हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला पार्ट आपका यहीं से शुरू होगा। तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। आगे की बात अगले क्लास में हम लोग करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे मन लगा के पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। थैंक्स। बाय बाय।